विश्व के चरित्र को भारतीय रूप दो, विश्व के चरित्र को भारतीय रूप दो। कलाम स्वप्न सत्य कर चलो, कलाम स्वप्न सत्य कर चलो, कलाम स्वप्न सत्य कर चलो, कलाम स्वप्न सत्य कर चलो। उठो जागो आगे बढ़ो बढ़ चलो, उठो जागो आगे बढ़ो बढ़ चलो। स्वर्ण भारती राह है, स्वर्ण भारती राह है, नवपीढ़ी शक्ति है, नवपीढ़ी शक्ति है। गेट इंडिया 2020, लीड इंडिया 2020, गेट इंडिया 2020, लीड इंडिया 2020। भारतीय गर्वपुत्र भारतीय गर्वपुत्र, तुम सदा निडर रहो, तुम सदा निडर रहो। तुम्हारी प्रगति देश प्रगति, देश प्रगति, व्यक्ति एक शक्ति हो, व्यक्ति एक शक्ति हो। भारतीय गर्वपुत्र तुम सदा निडर रहो, भारतीय भारतीय गर्वपुत्र तुम सदा निडर रहो, भारतीय गर्वपुत्र, तुम सदा निडर रहो। तुम्हारी प्रगति देश प्रगति व्यक्ति एक शक्ति हो, तुम्हारी प्रगति देश प्रगति व्यक्ति एक शक्ति हो। संकल्प पुरुषार्थ हो, असाध्य कुछ भी न हो, कलाम स्वप्न सत्य कर चलो, कलाम स्वप्न सत्य कर चलो, कलाम स्वप्न सत्य कर चलो, कलाम स्वप्न सत्य कर चलो। उठो जागो आगे बढ़ो बढ़ चलो, स्वर्ण भारती राह है, भारती राह है, नवपीढ़ी शक्ति है, लीड इंडिया 2020, लीड इंडिया 2020, लीड इंडिया 2020, लीड इंडिया 2020। युवा पीढ़ी के हाथों में राष्ट्र का उत्थान है, युवा पीढ़ी के हाथों में राष्ट्र का उत्थान है। तुम्हारी मन की शक्ति में देश का विकास है, हमारी मन की शक्ति में देश का विकास है। युवा पीढ़ी के हाथों में राष्ट्र का उत्थान है, युवा पीढ़ी के हाथों में राष्ट्र का उत्थान है। तुम्हारी मन की शक्ति में देश का विकास है, हमारी मन की शक्ति में देश का विकास है। बीते को भूल जा आसमां विशाल है, बीते को भूल जा आसमां विशाल है, बीते को भूल जा आसमां विशाल है, बीते को भूल जा आसमां विशाल है। कलाम स्वप्न सत्य कर चलो, कलाम स्वप्न सत्य कर चलो, कलाम स्वप्न सत्य कर चलो, कलाम स्वप्न सत्य कर चलो। उठो जागो आगे बढ़ो बढ़ चलो, हो जाओ आगे बढ़ो बढ़ चलो। स्वर्ण भारती राह है, स्वर्ण भारती राह है, नवपीढ़ी शक्ति है, नवपीढ़ी शक्ति है। कलाम स्वप्न सत्य कर चलो, कलाम स्वप्न सत्य कर चलो, हो जागो आगे बढ़ो बढ़ चलो, हो जाओ आगे बढ़ो बढ़ चलो। लीड इंडिया 2020, लीड इंडिया 2020, लीड इंडिया 2020, लीड इंडिया 2020। कल का आज कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले राष्ट्रपति लगाया जाएगा, बाद में सब राष्ट्रपति गाएंगे। बराबर थोड़ा किसी
की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी बीच प्रतिफलन होगा। कल लीड इंडिया का अब सेशन हुआ। 3 गुट में अलग अलग कार्यकर्ता बैठे पूरा दिन सब डिस्कस निकाला। इसका कंक्लूजन भी बहुत अच्छी तरह से इधर सबको मिला। अभी उसके बसराज जी ने बहुत बड़ा वक्तव्य दिया। लीड इंडिया क्या है, कैसा करना है, कैसा राष्ट्र को समर्पित करना है, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपने को समझाया। आज कार्यक्रम आगे ले जाने के लिए पहले आनंद शंकर पंड्या जी जो अपने संस्थापक संरक्षक रहे हैं उसका मैसेज आया है, तो अपने सब उसका मैसेज देखेंगे। इस 2 दिन के आयोजन का उद्देश्य देश के युवकों के जीवन का उत्थान करना है, अर्थात आप बढ़ो देश बढ़ाओ। लीड इंडिया की कल्पना व निर्माण महान विचार भारत डॉक्टर अब्दुल कलाम भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत ने किया है। ऐसी कल्पना और योजना भारत को दुनिया में भी किसी ने नहीं की। उन्होंने जीवन के प्रत्येक अंग को अच्छी तरह दिखाया है। उस लीड इंडिया की योजना से युवकों के जीवन का पूर्ण उत्थान होगा, सत्य निर्माण होगा, आध्यात्मिक जागृति होगी। इस योजना का उद्देश्य देश के करोड़ों को सिद्धि से प्राप्त करना और अपनी शक्ति को किसे बढ़ाना। जीवन को सफलता के मार्ग में आत्मविश्वास, सीखने का शौक, समय की कीमत जैसे विद्यार्थी होते हैं। सफलता भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? विश्व में आने वाले उन्नति के अनेक मार्ग हैं, उसको कैसे पकड़ना चाहिए? लीडरशिप की क्वालिटीज क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, इसके लिए पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। अच्छी तरह प्रभावशाली बात करने के लिए क्या उपाय है, टीम वर्क करने का क्या महत्व है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, जो पौष्टिक आहार कसरत, मन और कल्पना की क्या शक्ति है और उसे किसे बढ़ाना चाहिए। यहाँ मैं एक बात मैं के बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने जो कार्य किया है वो भारत ने किया। 2 माह में उन्होंने 500 मंदिरों में जाकर दर्शन करके वहाँ से भारत जो एकत्र की और उसे उनको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। अंत में मैं सारे देश से आए हुए कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं अपना निवेदन समाप्त करना चाहता हूँ। आप सब जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करें, ये मेरी आपकी आज्ञा है। आपका आनंद शुरू पड़ेगा। जो लीड इंडिया के राष्ट्रीय कन्वीनर है, समर्थ के जनरल सेक्रेटरी है, वो पूरा लीड इंडिया
2002 में डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति बने तब यह कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया और लगभग 30 वर्ष की मेहनत और अध्ययन के बाद बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। डॉक्टर एन.वी. सुदर्शन, डॉक्टर गीता छल्ला, डॉक्टर बी नागेश और भी कई सारे नाम, जिनका बहुत समय का अध्ययन के बाद यह कार्यक्रम शुरू किया गया। और 2014 में इसको आंध्र प्रदेश से बाहर ले जाने का कार्यक्रम हमारे हाथ में आया और इसको बाहर ले जाने के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण था वह है कार्यकर्ता। तेलुगु में था, उसको स्थानीय भाषाओं में करना, भाषाओं के बाद उसको स्थानीय स्तर पे कल्चरल सामाजिक स्तर पे उसका अपनत्व खड़ा करना, यह सब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण था। और इसमें हमने बहुत समय लगाया, 2 वर्ष लगा और फिर उसके बाद से हम जाकर के यहाँ पहुँचे हैं कि हम कह सकते हैं कि आज 22 राज्यों में लीड इंडिया क्या है और क्यों है, ऐसे रिसोर्स पर्सन के नाते हमारे पास कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये समय लगा है। मैं आप सबके सामने इसमें से जो लोग ऐसे हैं जो आज नए हैं और इनके लिए क्या है लीड इंडिया और कैसे यह काम करता है, तो इसकी प्रेजेंटेशन जब स्क्रीन यानी कि स्लेट कोरी है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्लेट के ऊपर लिखने वाले 10 लोग हैं तो उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा और लिखते लिखते जगह होगी नहीं कि कुछ लिखा जा सके। तो उसी प्रकार से हमको अगर कुछ लिखना है तो कहाँ लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट, लीड इंडिया, भारत आगे बढ़े। भारत आगे बढ़ेगा कैसे? भारत भारतीयों के इन्वॉल्वमेंट से, भारतीयों के कर्म से आगे बढ़ेगा। तो उसको बढ़ाने में नेक्स्ट किसको बढ़ाना है? नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट, सिस्टम और ह्यूमंस, मानव, व्यवस्था या संस्थान, हमको मानव को बढ़ाना है। नेक्स्ट, हमको मानव को क्या करना है? मानव को रिपेयर करना है या निर्माण करना है? तो हमको उसका निर्माण करना है। रिपेयर करने में एक शर्ट को रिपेयर करके एक मोटे आदमी की शर्ट को एक छोटे आदमी की शर्ट बनाने में बहुत तकलीफ होती है। तो हमको निर्माण करना है, शुरू से निर्माण करना है। और यह निर्माण बहुत पीछे से चाहिए, एक्चुअली यह गर्भ संस्कार के समय से चाहिए, लेकिन वर्तमान में अभी हम उसको स्केलिंग करने के लिए हमारे पास उतने उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हमने 10 वर्ष की उम्र, जिस उम्र में बच्चा डिसीजन लेने की पोजीशन में आ जाता है, डिसाइड करना शुरू कर देता है, उस एज से हम उनका निर्माण करना शुरू करते हैं। वह कहाँ होगा? स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। शुरुआत उसकी होगी विद्यालय से। नेक्स्ट, क्यों करना? पहला था क्या करना, दूसरा है क्यों करना। आज विद्यालय के अंदर जो कुछ चल रहा है उसमें यह मिसिंग है, यह नहीं है। इसलिए हमको लीड इंडिया कार्यक्रम विद्यालय में क्लासरूम तक लेके जाना। तो लाइफ मिशन एंड विजन, यह नहीं। दूसरा है फैमिली एंड सोशल वैल्यूज। आज परिवार व्यवस्था और परिवार के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके ऊपर हमको अभी मार्गदर्शन भी है अगले सत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। तो यह हमारे यहाँ कटता चला जा रहा है। पहले एक कुटुंब होता था,
बुआ चाचा सब एक साथ रहते थे, अब वह सब होकर के न्यूक्लियस फैमिली और अब तो एकल परिवार तक होता जा रहा है। तो यह जो संस्कार ट्रांसफर होता था, एक्सपीरियंस ट्रांसफर होता था, वह माइनस होता था। प्रकृति पूरक हमारा कनेक्टिविटी, हमारा अध्ययन, हमारा जीवन वह भी नहीं रहा। हमको सिर्फ प्रकृति का दोहन करना, यह हमारी स्थिति बन गई। राष्ट्र को क्या चाहिए, हमको करना क्या है और चाहिए क्या? हमको चाहिए देश के लिए किस प्रकार की शक्ति और हम किस प्रकार की शक्ति बना रहे हैं। आदरणीय कुशवाहा जी ने पहले भी कई बार, महेश भाई ने भी कहा है कि हम नौकरी लेने वाले के चक्कर में बने हुए हैं, नौकरी देने वाले हम नहीं हो सकते क्या? आज 50 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स हैं, लेकिन उनके पास 5000 की नौकरी बड़ी मुश्किल से। अभी एक लखनऊ में एक प्यून की नौकरी की वैकेंसी निकलती है और 23 लाख लोगों ने उसमें अप्लाई किया, और उसमें कई ऐसे थे जो पीएचडी होल्डर्स थे। तो एक प्यून की नौकरी के लिए इतनी बड़ी एक रेस लगी हुई है, हम नौकरी क्रिएट नहीं कर सकते। कैरियर स्किल, हम हैं क्या? एक पौधा लगाया जाता है, एक बीज लगाया जाता है, एक गुठली लगाई जाती है। तो गुठली लगाई जाएगी आम की, तो उसमें से आम ही निकलेगा, उसमें से अनार नहीं निकलेगा। हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ है, जो है उसको हमको आगे नर्चर करना। कैरियर स्किल, हम बनना क्या चाहते हैं और हमारे अंदर है क्या? आदरणीय कुशवाहा जी ने कल विषय में रखा कि एक बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको करना, उसको माता पिता कहते हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पिताजी दादा दादी कहते हैं इसको पास में ही रहना है, तो शिक्षक बन जाएगा तो घर के पास में रहेगा। ये इसका कोई ब्रिज नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने जीवन के कुछ समय में कुछ किया है, कुछ समय में कुछ किया है। मैं एक मुंबई का ही एक उदाहरण बताऊंगा। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने स्ट्रीट इंडिया कार्यक्रम में बहुत सहयोग किया है, लेकिन पहले उन्होंने MBBS किया, उसके बाद वो डायमंड इंडस्ट्री में आए और उसके बाद वो अभी गौशाला में। तो ये एक कोई कनेक्टिविटी, और सबसे महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। हमको दूसरे का कोई कंसर्न नहीं है, और एक सोच आ गई है, मैं ही सही, मैं भी सही, आप भी सही। यह सोच खत्म हो गई है और सबको सिर्फ एक चलता है, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। और यह एक सबसे बड़ी चुनौती है भारत के संदर्भ में। हम करते क्या है? हम इसके लिए ये जो मिसिंग पार्ट है, इस मिसिंग पार्ट को पूरा करने के लिए 5 दिन की एक वर्कशॉप सबसे पहले विद्यालय के अंदर 10वीं क्लास से 6ठी क्लास से ऊपर के विद्यार्थियों के बीच में करते हैं। नेक्स्ट, इस वर्कशॉप में 10 सेशन होते हैं। पहला सेशन होता है आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग सेशन में बच्चों के अंदर विश्वास जगाने का प्रयास किया जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर सब कुछ है, सब प्रकार की क्षमताएं हैं, और उसको उसके गौरव के साथ, उसके अपने आत्मविश्वास के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की एक कोशिश शुरू की जाती है। आजकल बच्चों का कंपैरिजन करके, उसकी तुलना करके कि देखो तुम क्लास में जो है नंबर्स नहीं लाते हो, पड़ोसी के बच्चे के साथ में तुलना होती है, अपने ही बड़े भाई बहन के साथ में तुलना होती है, हर जगह तुलना होती है। आम और अमरूद की तुलना नहीं हो सकती। जो आम है वो आम है, जो अमरूद है वो अमरूद है। जिसके अंदर जो है
वही उसमें रहेगा। दूसरा सत्र होता है इंडियन हिस्ट्री। इसमें यह कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम नहीं है, यह भारत का विकास हो, उसके लिए ऐसे भारतीय हो जो भारत के विकास में अपनी भूमिका निभा सके, यह इस कार्यक्रम का आधार है। इंडियन हिस्ट्री में 3 बातें हम विद्यार्थियों के बीच में रखते हैं। पहला होता है भारत का गौरवशाली इतिहास। यह मिट्टी जिस धरा पे हम पैदा हुए हैं, ये बड़ा सौभाग्यशाली है। यहाँ प्रकृति का इतना सारा विषय है, हर प्रकार का हमारे यहाँ खोज हुई है। हम दुनिया में महान थे, हमारे पास सब कुछ था। यह हमारा गौरवशाली इतिहास, उसके साथ में हम कनेक्ट करते हैं। अपने ऋषि मुनि संत सब, विज्ञान आध्यात्म सबके साथ में हम पहले सेशन, सेकंड सेशन आइस ब्रेकिंग इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में 1 यह हम कनेक्ट करते हैं। दूसरा है भारत का आजादी का आंदोलन। बहुत कठिन है आज की पीढ़ी को, आज की जनरेशन को उस आजादी आंदोलन की तड़प और उसकी तकलीफ क्या है ये पता नहीं। इसमें हम कुछ 2-3 विषय रखते हैं विद्यार्थियों के बीच। उसमें भगत सिंह होते हैं या सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी होती है, स्वामी विवेकानंद जी का कुछ पार्ट भी उसमें प्रेरणा के नाते से जोड़ा जाता है गौरवशाली इतिहास के साथ में। और जहाँ जिस प्रांत में होते हैं उस प्रांत का स्थानीय जो स्वतंत्रता सेनानी कोई रहा है उसका इतिहास, उसके स्ट्रगल को हम उसके साथ में कनेक्ट करते हैं। आपको जो हम विद्यार्थियों के बीच में विषय रखते हैं उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मैं रखता हूँ। भगत सिंह फांसी पे क्यों चढ़ गए? अपने घर की प्रॉपर्टी बचाने के लिए नहीं, हमारे लिए। उन्होंने किया क्या था, हुआ क्या था? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको दिल्ली से लाहौर शिफ्ट किया गया और लाहौर शिफ्ट करने के बाद उनके बाद जब जेल में वो पहुंचे फर्स्ट डे, तो जो भोजन मिल रहा था वहां पे कॉकरोच, छिपकली, चूहे उस भोजन के ऊपर टहल रहे थे। जो भोजन करने लायक ना हो ऐसा भोजन भगत सिंह के सामने आया। हम नहीं कर सकते। जेल में रहने वाले को एडजस्ट करना सीखना पड़ता है, लेकिन भगत सिंह ने कहा नहीं, हम यह भोजन नहीं करेंगे। तो जेलर कहता है नहीं करोगे, कितने दिन करोगे? जब तक यह हमको साफ सुथरा स्वच्छ कपड़े, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं करेंगे। भूख हड़ताल शुरू होती है। कुछ 20-22 दिन भूख हड़ताल बीतने के बाद यह विषय पूरे देश भर में स्प्रेड हो जाता है। भगत सिंह भूख हड़ताल कर रहे हैं और घर घर में किसी दिन एक समय भोजन नहीं बन रहा है, किसी दिन रात का भोजन नहीं बन रहा है और गांव-गांव में पूरे देश में भूख हड़ताल शुरू होती है। उस समय के वायसराय इरविन को यह पसंद नहीं आता है। उनको लगता है कि एक बड़ा मोमेंटम बन रहा है और भूख हड़ताल तोड़ने के लिए अत्याचार किया जाता है। दिसंबर 1930 लाहौर ऊपर का क्षेत्र है, ठंडी अच्छी पड़ती है। बर्फ की सिल्ली पर लेटा करके, नंगा लेटा करके सुतून की रस्सी के कोड़ों से पीटा जाता था। सुतून की रस्सी में एक धागा सूत का, एक धागा ऊन का होता है। उसको अगर बांध करके खींच दीजिए तो ये मांस निकल आएगा, हड्डी नहीं रह जाएगी। और उस कोड़े के अंदर कटीली कांटेदार पिरोई रहती है, उसके अंदर स्टील की कीलें, और उससे पीटा जाता था। रात भर पीटा जाता था। और भगत सिंह से भगत सिंह से पूछा जाता था अब तुमने क्या डिसाइड किया? तो भगत सिंह का एक जवाब होता था, हमारी मांगों का क्या हुआ? भगत सिंह से कहते थे कुछ नहीं बदलने वाला, जैसा निजाम चला आ रहा है वैसा ही निजाम चलता रहेगा। तो भगत सिंह कहते थे जेलर साहब, आप नमक का
हक अदा करिए, मैं मिट्टी का हक अदा करूंगा। 63 दिन भगत सिंह की भूख हड़ताल चली थी। 63 दिन। इस भूख हड़ताल के बाद 63 दिन बाद भूख हड़ताल को स्वीकार किया और वायस इरविन को हारना पड़ा। और उस समय भगत सिंह का समाज के अंदर एक यूथ आइकॉन के रूप में बहुत बड़ा भार आया। और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी देना 24 मार्च को निश्चित हुआ, लेकिन यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई इरविन के पास कि अगर हमने 24 मार्च को उनको फांसी दे करके उनका शव जेल से बाहर निकाला तो इस देश के अंदर जो दंगे होंगे उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होगा और उस नियंत्रण को हम नहीं संभाल पाएंगे। तो ये होगा कि 23 मार्च को फांसी दे दी जाए, बॉडी डिसअपियर कर दी जाए और घोषित किया जाए कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जेल से भाग गए। शाम को फांसी दी गई। शाम को जबकि परिवार बाहर खड़ा था, जी ने कल इसका बताया है, बाहर खड़ा था, लोग नारे लगा रहे थे अंदर जेल में, भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद वगैरह वगैरह वगैरह। फांसी देने के बाद जेल के गेट से तो शव को नहीं निकाला जा सकता था, पीछे की दीवार तोड़ करके दीवार के पीछे से ले जा करके उनके शवों को रावी नहीं सतलज नदी के किनारे दूर ले जा करके, लाहौर के बगल में रावी है लेकिन उसको सतलज के किनारे ले जा करके उसके शवों को रख के कुल्हाड़ियों से उनके टुकड़े टुकड़े किए गए और तेल डाल करके आग लगा दी। यह हमारी अगली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि आज़ादी क्या थी, आज़ादी के लिए हम कितना लड़े हैं, कितना खून बहाया है, पता ही नहीं आज की पीढ़ी को। हमको आज़ादी अगर बचा के रखनी है तो क्यों बचा के रखनी है, क्या क्या किया है हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, सभी प्रकार से। और यह अगली पीढ़ी को नहीं पता होगा तो भारत को आगे ले जाने वाला, भारत के इतिहास से जुड़े हुए बिना ख्याल हम कहाँ ले जाएगा, यह एक क्वेश्चन मार्क है। इसके पश्चात इंडियन हिस्ट्री का ही तीसरा पार्ट है आज का वर्तमान गौरव। क्या पहले ही स्वामी विवेकानंद होते थे, उसी समय भगत सिंह होते थे, उसके बाद आज कोई महान भारतीय नहीं होते? गांव-गांव में जाएंगे, खोजेंगे तो जगह जगह हमको मिलते हैं। हर गांव में कोई ना कोई एक प्रेरणा का, श्रद्धा का व्यक्तित्व तो मिलता ही मिलता है। हमको उनको अपने साथ में जोड़ना। तीसरा सेशन होता है लाइफ एंड विजन। जीवन क्या है, जीवन का विजन क्या है, जीवन का मिशन क्या है, यह अगर 10 वर्ष की आयु से डिसाइड होगा तो उसके पास पूरा एक और तीनों पार्ट में इस लाइफ विजन और मिशन होता है। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म। और उसमें से जो बच्चे लीडरशिप पोजीशन में आते हैं, इंटरनल गोल। इसके बाद होता है ग्लोबल स्किल। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, इतनी अपार क्षमता है मनुष्य के अंदर। हम अपने इस गुजराती में मगज का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बहुत। जबकि प्रकृति ने सबको एक बराबर, अगर 12 करोड़ ब्रेन सेल्स मुझे मिले हैं तो वही स्वामी विवेकानंद को भी लगे होंगे, वही आज यहाँ बैठे हुए सबको मिला है। किसी के साथ प्रकृति ने कोई बेईमानी, कोई भेदभाव नहीं किया है। फिजिकल डेवलपमेंट, हमको अगर कुछ करना है तो यह शरीर बहुत ही आवश्यक कैरियर है। यह शरीर नहीं है तो हमको कुछ भी करने में असुविधा होगी। वह शरीर स्वस्थ कैसे रखा जाए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद आता है मेंटल डेवलपमेंट। इस ब्रेन की ताकत, मन और बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां,
इसके ऊपर का सेशन होता है। फिर है वैल्यूज। वैल्यूज भाषण देने से नहीं आती, वैल्यूज किताब में लिख देने से नहीं आती। वैल्यूज हम अपने सामने जिनको प्रेरणा का केंद्र बिंदु मानते हैं उनको देख करके हमारे अंदर वैल्यूज आएगी। आप जो हमारे सामने बैठे हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा के केंद्र बिंदु है, जिन्होंने जीवन भर अपने को गलाया है समाज के लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने को गलाया है समाज के लिए, उनको देख करके हमको एनर्जी आती, आपको देख करके हमको एनर्जी आती, आपके कारण हम करने के लिए खड़े, आपसे हमको ट्रांसफर होता है प्रेरणा और आपसे हमको मिलता है संस्कार। सोशल डेवलपमेंट, हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए हैं गुजरात के बलदिया से, भुज से और भरूच से। कवाली एक छोटा सा गांव है अंकलेश्वर के पास में, CKG स्कूल है, वहाँ से ये बच्चों को हमने वर्कशॉप की है जो अभी आपके क्लास में है, जिसमें आपके सामने वो अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। सोशल डेवलपमेंट सेशन में हम बच्चों से पहले दिन से पूछते हैं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भीख मांग करके जीवन गुजारना चाहते हैं। तो कोई भी बच्चा उस समय हाथ ऊपर नहीं करता है। हम पूछते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो देने वाला बनना चाहते हैं, तो सब ऊपर उठाते हैं। फिर हम पूछते हैं कितने लोग हैं जो पिंजरे में रहने वाले पंछी की तरह जीना चाहते हैं, तो कोई हाथ नहीं खड़ा करता। और कितने ऐसे हैं जो आकाश में उड़ने वाला पंछी बनना चाहते हैं, तो सब हाथ। सोशल डेवलपमेंट में हम उसे एक लाइफ बैलेंस शीट बनवाते हैं। पेज को बीच में से फोल्ड करना है, बाईं तरफ लिखना है माता पिता, लिखते जाना है कि माता पिता से क्या मिला, लिखते जाना है, ईमानदारी से लिखना है। और फिर दूसरी तरफ उनको हमने क्या वापस किया, या लिखते 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 5 पेज 7 पेज 10 पेज तक वो लिख डालते हैं कि माता पिता से मिला क्या। और जब कहा जाता है कि अब रिटर्न लिखना शुरू करिए, तो 2, 3, 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिख पाते। फिर ऐसे होता है शिक्षक, फिर होता है समाज, फिर होता है प्रकृति, फिर होता है राष्ट्र। क्या मिला, क्या वापस किया। तब हम इनसे पूछते हैं कि आप तो कह रहे थे कि हमको देने वाला बनना है, लेकिन हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हम सोच कुछ रहे हैं, हम कह कुछ रहे हैं और हम कर कुछ रहे हैं। इसके बीच में एक सामंजस्य चाहिए, और इन विद्यार्थियों ने उसमें वह परिवर्तन लाने का एक संकल्प आता है। उनको रियलाइजेशन होता है, अरे ये क्या है, और ये खुद से बनाते हैं और बड़ी ईमानदारी से बनाते हैं। इनको कहा जाता है अगर आपको सच लिखेंगे तभी आप अपने आप से आगे बढ़ने का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। फिर एक बहुत ही इमोशनल सेशन होता है मदर सेशन। इस मदर सेशन में बच्चों को एक 30 से 35 मिनट के लिए पद्मासन में बैठाया जाता है। उनको दाएं बाएं आगे पीछे किसी के साथ उनकी बॉडी टच नहीं होनी चाहिए, और रिलैक्स एक 30 मिनट का मेडिटेशन का सेशन होता है। इस सेशन में उनको आंख बंद करके बैठना है, और जब तक ना कहा जाए तब तक आंख नहीं खोलना है। और सेशन होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। वह होता है हम अपनी माँ के गर्भ से आए। माँ माँ बनती है, प्रसन्नता से सबसे कहती है, अपनी माँ से कहती है माँ मैं माँ बनने वाली हूँ, आप नानी बनने वाली हो, आप दादी बनने वाली हो। फिर शुरू के 3 महीने माँ को जो कष्ट होता है, लेकिन माँ कभी कोसती नहीं है कि ये क्या मुसीबत आ गई। माँ हरदम प्रसन्नता व्यक्त करती है। कुछ महीने और बीतते हैं, 8वें 9वें महीने में आकर के माँ का चलना फिरना, हमारा वजन बढ़ता है, हम
हमारे एक्टिविटीज बढ़ती है, हमारा कुछ इवेंट होता है तो माँ कहती है आज मेरे बच्चे ने मुझे लात मारी, आज वो घूम रहा था, आज वो ऐसा कर रहा था, प्रसन्नता से, जबकि तकलीफ हो रही है। और एक समय ऐसा आता है कि माँ मृत्यु के निकट जाकर के हमको हमारा जन्म देती है। और वही एक क्षण है जब हम रोते हैं और वो हंसती है। उसके बाद जीवन में कोई ऐसा पल नहीं है जब हम रोएं और माँ हंसे। इस सेशन में, अदर सेशन में यह स्टोरी आगे बढ़ती है कि बच्चे का विकास, उसका पालन पोषण, ये सब की कुछ घटनाएं, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो बड़ा होता है। तो इसमें एक स्टोरी ऐड की जाती है, जो एक बालक है, एक माता पिता है। एक घटना में पिता की मृत्यु हो जाती है। बालक जब होश संभालता है तो देखता है कि माँ अंधी हो गई, और माँ और बालक के बीच में गैप यहाँ से स्टार्ट होता है। बच्चे को बड़ा अजीब सा लगता है कि मेरी अंधी माँ मेरे क्या है, लोग मुझे क्या बोलेंगे, कैसा होगा, ये सब प्रकार का एक। माँ स्कूल आती है, बच्चे चढ़ाते, अरे इसकी माँ तो अंधी है, ये सब प्रकार की इसका स्टोरी का एक पार्ट चलता है। अंत में जाकर के वो बड़ा हो गया है, उसके बच्चे हो गए हैं, माँ बार बार आके मिलना चाहती है, बहुत सारा प्रसंग है। और उसके बाद माँ से उसकी दूरी इतनी बढ़ जाती है कि माँ से मिलता भी नहीं। फिर जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी में उसके काम के लिए उसको अवार्ड देने का एक फंक्शन रखा जाता है, जो गांव के किसी क्षेत्र में। तो वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि सम्मान करना है तो इसकी माँ का करो, इसका नहीं। वो कहता है क्यों? मैंने अपने दम पे पढ़ाई की, मैंने अपने दम पे नौकरी की, अपना आगे बढ़ाया, सारा करियर किया, मेरी माँ ने क्या किया? तो वो बुजुर्ग कहता है बेटा आप छोटे थे, 5 साल के थे, एक घटना में आपके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, आप अंधे हो गए थे, आपकी माँ ने अपनी दोनों आंखें आपको दी, तब आप यहाँ। यह पूरा प्रसंग जब चलता है तो हमारे बच्चों पर जो मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, वह सारा प्रसंग उनको अंदर से स्वयं के ऊपर वह फील होता है और वह रोना शुरू हो जाते हैं। आपको एक उस माँ की घटना पता होने के बाद वह बालक माँ को खोजते हुए भागता है। मैं उस प्रसंग में माँ ने एक पुत्र के लिए पत्र लिखा है, वो मैं पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। मेरे सबसे प्यारे बेटे, मेरे लाल, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मैं अपने भूल के लिए तुमसे क्षमा मांगती हूँ कि तुम्हारे घर आई और तुम्हारे बच्चों को डरा दिया। खुशी के मारे मेरी माँछें खिल गई थी, मेरी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था जब मैंने सुना कि तुम्हारे सम्मान में गाँव वालों ने एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया है। लेकिन दुर्भाग्य की विडंबना तो देखो, मैं अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकती ताकि मैं अपने बेटे से मिल सकूं, उसके मस्तक को प्यार से चूम सकूं, उससे मिलकर उसे आशीर्वाद दे सकूं। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें बार बार परेशान करती रही, तुम्हें तकलीफ ही तकलीफ पहुंचाती रही, ठीक उस समय जब तुम विकासोन्मुख अवस्था में। मैं तुमको बताती हूँ, तुमको समझाती हूँ, तुम समझ सकते हो। जब तुम बहुत छोटे से थे, हम एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे और उस समय तुम्हारी आंखें चली गई। एक माँ होने के नाते तुम्हें बिना आंखों के विकासोन्मुख अवस्था में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी। अब मुझे उस बेटे की माँ होने का गर्व है जो अपने आसपास के पूरे संसार को देख सकता है, और मैं नहीं देख पाई तो क्या हुआ? मेरा बेटा इस काबिल तो है कि वह सब कुछ देख सकता है, सब कुछ कर सकता है। असीम प्यार के साथ तुम्हारी माँ। यह पत्र माँ लिखने के बाद मर चुकी है। प्रसंग में बड़ा कठिन होता है कई बार
कुछ ऐसे बच्चे होते हैं विद्यालय में जिनके माता पिता नहीं होते हैं इस सत्र में, उनके लिए यह सेशन अटेंड करना, लेकिन रियलाइजेशन होता है कि माँ क्या है, और इस सत्र के बाद का पार्ट है भारत माँ क्या है। और इस सेशन के बाद हम उन बच्चों से कहते हैं कि एक पत्र लिखिए अपने माता पिता को, आप कितना प्यार करते हैं, आप उनसे कुछ छुपा रखे थे वो उनको बताओ, उनको शेयर करो, उनसे माफी मांगना है तो माफी मांगो, उनको जो कहने का हृदय में इच्छा है वो करो। वो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, तो बच्चों को हमने निवेदन किया है जाओ और पढ़ के सुनाओ। माता पिता नहीं है तो अपने श्रद्धा के केंद्र बिंदु पर जाकर के वह पत्र रख दो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, और वह बड़ी श्रद्धा के साथ उनके अंदर वह लास्ट जो इम्पोर्टेंट सेशन होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एक्चुअल में हम कौन है? Who am I? तो यहाँ हम फिजिक्स और कुछ एक्टिविटीज के थ्रू वह चैतन्य, वह ऊर्जा, वह एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, एनर्जी कन्वर्ट होती, वह एनर्जी बॉडी में से निकल जाती है तो बॉडी डीकम्पोज होने लगती है और उस पोजीशन को मृत्यु, यानी वो एनर्जी क्या थी, वह चैतन्य, वह सोल, आत्मा, जो भी हम जिसको जो उसको नाम हम उसको नाम दे सकते हैं। यह एक सेशन होता है। तो हमको इस शरीर के सुख के लिए क्या करना है और आत्मा के आनंद के लिए क्या करना है, यह दोनों का डिफरेंस समझना है। ये 5 दिन की वर्कशॉप फुल डे स्कूल में चलती है, उसमें कोई पढ़ाई उन 5 दिनों में नहीं होती है। और यह 5 दिन की वर्कशॉप के बाद हम इस काम को कहते हैं सिर्फ 5% काम है, असली काम है लिंक। डॉक्टर कलाम ने खुद इसको डिजाइन करने का बहुत बड़ा बीड़ा लिया था। बाकी ये सारे कंटेंट को डिजाइन करने में सुदर्शन जी, एनडी सुदर्शन जी, डॉक्टर गीता छल्ला विशेष करके, डॉक्टर नागेश और ये सब लोग का बहुत बड़ा रोल है। हर बच्चे में गुण है। These are 7 clubs: discipline, education, scientific, temple club, social development, games and sports, cultural group, health and cleanliness and environment। जिसको इस विद्यालय में गमला टूट गया है और उसको रुचि लगती है कि उसकी बार बार मन करता है उस गमले के पौधे को निकाल करके कहीं लगाना, एनवायरमेंट लीडर। राइटिंग अच्छी है तो वह विद्यालय में एजुकेशन साइंटिफिक टेम्पर के अंदर राइटिंग, जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है उनको हेल्प करके वह लीडर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबको इज्जत चाहिए। छोटे बच्चे को भी 4 लोगों के बीच में डांट दीजिए तो आपने मुझे डांटा, वो नाराज भी हो जाता है, मुंह फुला लेता है, उसको संभालना पड़ता है। तो क्लास में स्कूल बंक करना, जो एक होता है कि आज होमवर्क नहीं किया है छोड़ देते, आज स्कूल नहीं जाएंगे, ये भी एक रीजन है। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास कि नहीं, ये जाना है क्योंकि मुझे वहाँ पे किसी को पढ़ाना है या हमको किसी की मदद करनी है, किसी को कुछ करना है, तो वह लीडरशिप। हर एक 40 क्लास में अगर विद्यार्थी हैं तो 40 के 40 लीडर। और इस लिंक को हम साल भर करते हैं। और इस वर्कशॉप के 6ठे दिन हम अभिभावकों को बुलाते हैं और अभिभावकों से चर्चा करते हैं। कुछ जगहों पे यह नहीं हो पाता है, कुछ जगहों पे हो पाता है। उन अभिभावकों से हम 2-3 बातें पूछते हैं। विद्यार्थियों से भी पूछा है कि आप में से कितने लोगों को अपने 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी के दादाजी का नाम पता है? नहीं पता है। तो फिर कोई चित्र होता है, तो स्वामी विवेकानंद है या आना रेड्डी है, कर्माबाई है,
वीर नारायण सिंह है, कोई भी ऐसा सामाजिक स्तर पे स्थानीय क्षेत्र में। हाँ ये है क्या, जब स्वामी विवेकानंद जी रहे होंगे तो उस समय हमारे दादाजी भी रहे होंगे, अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। तो जब हम अभिभावकों से पूछते हैं कि आपको अपने दादाजी का नाम नहीं पता है, और आप में से हम चाहते हैं आपसे, उनसे बच्चों अभिभावकों से पूछते हैं कि आप जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आप ये चाहते हैं कि इसका नाम 100-200 सालों तक दुनिया याद रखे, ये हमारा नाम रोशन करे। तो ये होगा कैसे? आप चाहते हैं कि वो इंजीनियर्स बने और आप नाम याद नहीं रखते अपने दादाजी का। आपको याद है स्वामी विवेकानंद का नाम, आपको याद है डॉक्टर कलाम का नाम, ये कैसे होगा? अगर आपको उनको याद रखना है, उस स्तर पे याद रखना है, तो उनको आपको उन्हीं मार्ग पे चलने के लिए तैयार करने में सहयोग देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसी मार्ग पे बिना चले आप उनसे स्वामी विवेकानंद का मार्ग पे चलने की मार्ग। एक कुल इस प्रकार का हम अभिभावकों से बातचीत करने के बाद उनसे अपेक्षा रखते हैं और उनके सहयोग की अपेक्षा से कि आपको घर में उस बालक के निर्माण में, वह संस्कार में आपका सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि आपके बिना, आप बोलेंगे घर पे गेट पे कोई आया तो पापा जी अंकल आए हैं, तो बोल दो पापा जी घर पे नहीं है, तो वहीं से झूठ बोलना शुरू होगा। वह संस्कार के निर्माण में परिवार सबसे बड़ी न्यूक्लियस व्यवस्था है। नेक्स्ट इस लिंक के साथ में ये एक दूसरा लिंक है LINK। यह लिंक 3 प्रकार का है। सामाजिक संगठन, केंद्र और राज्य सरकार, और कॉरपोरेट ग्रुप्स। अगर कोई कंपनी बैडमिंटन बनाती है और लिंक क्लब में, बैडमिंटन क्लब में कोई विद्यार्थी बैडमिंटन में उसकी बहुत रुचि है, घंटों खेलेगा, खाना पीना पढ़ना लिखना में कोई रुचि नहीं है, तो उस कंपनी, उस बैडमिंटन क्लब और उस सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, तीनों के सहयोग से उसको नर्चर करने के लिए माहौल और अपॉर्चुनिटी, हर विद्यार्थी के अंदर सब कुछ है, सिर्फ 2 चीजें देनी है, एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। वह होने से वह आगे बढ़ कर के अपने मार्ग पे चल सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। और यह लास्ट मैं आपके सामने कि हमको आगे कैसा समाज में क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई विचार हम विद्यार्थियों के लिए मैप करना चाहते हैं क्रिएटिविटी के फॉर्मेट में, स्कूल में, डिफेंस में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी काम के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वह कनेक्ट हो सकता है थ्रू लिंक, LINC। कहीं से भी किसी को भी कैसे भी जोड़ सकते हैं थ्रू लिंक। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, उसको उसी के गांव के, उस गांव की गाने की रुचि रखने वाले विद्यार्थी के साथ में कैसे जोड़ देना कि उसका पालन पोषण उस विषय के संदर्भ में, उसकी ज्ञान वर्धन के लिए उसकी कैसे कनेक्टिविटी हो सकती है। कुछ इस प्रकार से इसकी छोटा सा मैं मेथोडोलॉजी पार्ट रख देता हूँ। यह सारा काम करने के लिए एक श्रद्धावान केंद्र बिंदु होता है हमारा ट्रेनर, क्योंकि वह जैसा जिएगा वैसा ही उसका अनुसरण उसके द्वारा बच्चों को दी गई वर्कशॉप से बच्चे करेंगे। क्योंकि यह कोई जॉब सीकिंग नहीं काम है, यह अपने को बच्चों के लिए चलाना और चलाना। डॉक्टर कलाम ने कहा था, आइए हम आपने आज का बलिदान करें तो हमारे बच्चों का कल बेहतर होगा। और वह केंद्र बिंदु पे वह व्यक्ति
गांव में, शहरों में उसका अलग अलग समीकरण है। 2500 बच्चे, 4500 बच्चों के बीच में एक एक व्यक्ति काम करता है विद सपोर्ट ऑफ लॉट्स ऑफ वॉलंटियर। कोई डॉक्टर होता है, कोई साइकोलॉजिस्ट होता है, टीचर्स होते हैं, योगा का एक्सपर्ट्स होता है, अलग अलग, जिनको हम जिस भी लिंक के साथ में जोड़ने के लिए, और समाज का इन्वॉल्वमेंट होता है। समाज उसमें बहुत बड़ा सहयोग निभाता है। इस प्रकार से यह काम होता है। और कंटिन्यूअस एक क्लस्टर जिसमें हम यह काम करते हैं, एक यह है कि जैसे छोटा बच्चा हुआ, उसको गोद में खिला रहे हैं, थोड़ा बड़ा हुआ, उसको घुटने पे चल रहा है, फिर वो उंगली पकड़ के खड़ा हो रहा है, फिर वो उंगली पकड़ के चल रहा है, एक समय वो उंगली छोड़ करके दौड़ने लगता है। तो इस कार्यक्रम को उस रूप में ले जाना कि सस्टेनेबिलिटी अपने आप उसकी ओनरशिप पे होते हुए आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि हम जीवन भर उसको उंगली पकड़ के चलाते हैं, ऐसा विकास नहीं, ऐसा निर्माण नहीं। यह है लीड इंडिया कार्यक्रम का परिचय। धन्यवाद। परिचय क्या देना, हिंदू मंत्री का कार्यक्रम को खुद एक परिचय स्वागत जी पिताजी। उनका सब्जेक्ट आज है बाल संस्कार परिवार व्यवस्था। अभी मुझे जो विषय दिया गया है वह है परिवार में बाल शिक्षा कैसे होती है, या बाल संस्कार में परिवार की क्या भूमिका है। मैं थोड़ा सा इस विषय को और विस्तृत बनाऊंगी। केवल बाल शिक्षा में ही या बाल संस्कार में ही परिवार की भूमिका होती है, ऐसा नहीं है। राष्ट्र निर्माण का जो समस्त कार्य होता है उसमें परिवार की भूमिका बहुत अहम होती है। राष्ट्र कैसे बनता है उसके विषय में आज से 100 वर्ष पूर्व एक बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ लिखा गया है। उसका नाम है देशिक शास्त्र। वह है देशभक्ति का शास्त्र। देशभक्ति माने क्या होती है और देश की रक्षा कैसे होती है और देश कैसे बढ़ता है, उसका शास्त्र। उसमें लेखक ने ऐसा समीकरण प्रस्तुत किया है कि राष्ट्र समर्थ बनता है प्रजा समर्थ होने से। प्रजा समर्थ बने इसके 2 कारक होते हैं। एक होता है शिक्षा और दूसरा होता है जन्मगत संस्कार। जन्म से ही जो पोटेंशियल प्राप्त होता है वह नींव है। शिक्षा का भी क्रम दूसरा है। जन्मगत क्या क्या लेकर वो आता है वह नींव है। और इसके लिए हमारे मनीषियों ने जो हमारी समाज व्यवस्था बनाई उसमें कुटुंब व्यवस्था को न्यूक्लियस बनाया और संपूर्ण संस्कृति परंपरा का वहन करने का माध्यम परिवार को बनाया। और शिक्षा को जो आज की हम साक्षर होने की शिक्षा कहते हैं उसको दूसरा क्रमांक दिया। और हमारा अनुभव क्या कहता है, निरक्षर लोग भी तत्वज्ञानी हो सकते हैं, निरक्षर लोग भी अत्यंत धनाढ्य हो सकते हैं, निरक्षर लोग भी अत्यंत पराक्रमी हो सकते हैं, निरक्षर लोग भी अत्यंत व्यवहार दक्ष हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं। और लिखना पढ़ना आता है, उनको इनमें से कुछ नहीं आता, ऐसा भी हमारा अनुभव है।
पंडित तो हैं, परंतु सब्जी लेना मालूम नहीं, खाना मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, ऐसा भी होता है। इसलिए परिवार संस्कृति रक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और दूसरा, परंपरा निर्वहन करने का भी बहुत बड़ा केंद्र है। यदि परिवार नहीं है तो परंपरा ही कैसे बनेगी? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जब ज्ञान, संस्कार, कौशल, रीति, जीवन कैसे जीना है, इसकी पद्धति, शैली, ये सब अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होता तो फिर तो सब हमारे पूर्वजों ने किया कराया सब ऐसे ही रह जाएगा, खंडित हो जाएगा। इस दृष्टि से परिवार को संपूर्ण समाज व्यवस्था की लघुतम इकाई बनाया, व्यक्ति को नहीं। इसलिए यदि हमें समाज की सेवा करनी है, राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयामों में काम करना है, तो हमें पहली बात का स्वीकार करना पड़ेगा कि व्यक्ति न्यूक्लियस नहीं है, परिवार न्यूक्लियस है। परिवार ही लघुतम इकाई है। अब परिवार में सबसे बड़ा जो काम है वह है अगली पीढ़ी तैयार करना। बाल संस्कार को इस रूप में देखना चाहिए कि हम राष्ट्र की सेवा में हमारा एक अंश दे रहे हैं, इस भावना से बालक को जन्म देना। इसलिए समर्थ बालक को जन्म देने लायक समर्थ माता पिता तैयार करना, यह शिक्षा का अहम मुद्दा है। मैं इसलिए कहती हूँ कि यह जो क्षेत्र है बहुत संकटग्रस्त हो गया है। जेनेटिक साइंस के सारे रिसर्चर्स अभी कहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो है, युवक और युवती, उनका फर्टिलिटी काउंट डेंजरसली गिर रहा है, डेंजरसली। 3 आयाम बताते हैं। या तो वे बच्चों को जन्म देने में समर्थ ही नहीं है। दूसरा, यदि जन्म होता भी है तो फ्रॉम डे 1 और इवन बिफोर डे 1 दवाई खाना शुरू हो जाता है। बच्चे दवाई खाते खाते ही बढ़ते हैं, पेट में पलते हैं। और तीसरा, एक से ज्यादा बच्चों को जन्म ही नहीं दे पाते, माने फर्टिलिटी कितनी कम है। और हम समझते हैं एक ही चाहिए, नहीं एक से दूसरा तो चाहिए नहीं, तो दिस इज नो प्रॉब्लम फॉर अस, ऐसा हम कहते हैं। दिस इज ए ग्रेट प्रॉब्लम फॉर अस कि फर्टिलिटी ही नहीं। और इसके परिणाम क्या होता है? तो जो बच्चे जन्म लेते हैं वे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दुर्बल होते हैं। बाल संस्कार यहाँ से शुरू होता है कि पहले वी हैव टू सी टू इट, ये देखना चाहिए कि बच्चे कम से कम दुर्बल न जन्मे। शारीरिक दुर्बलता क्या है? बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगता है, जल्दी बीमार हो जाते हैं, बीमार होते हैं तो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, कुछ भी सहन नहीं कर सकते, विपरीत परिस्थिति में बीमार हो जाना, मानसिक दुर्बलता, अनरेस्टफुल, कुछ भी सहन नहीं कर सकते, ना तो किसी बात में वो सुन ही नहीं सकते, टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है और एक सुसाइड इंस्टिंक्ट डेवलप होती है। जो टेंशन है, डिप्रेशन है, भय खाना है, आत्मविश्वास की कमी है, ये तो हम कैसे कर सकते हैं? मिनिमम पॉसिबल करने की जो वृत्ति है, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं, चुनौती स्वीकार करना नहीं, ये सब मानसिक दुर्बलताएं हैं। इनके साथ यदि बालक जन्मा तो कोई डॉक्टर उनको तंदुरुस्त नहीं बना सकता, कोई शिक्षक उनको होशियार नहीं बना सकता, कोई संत इनको सज्जन नहीं बना सकता, क्योंकि ये जन्मगत है। इसलिए बाल संस्कार की चिंता करनी है तो पहले अच्छे बालक को जन्म तो दो, उनकी पोटेंशियल तो हो, उनकी संभावना तो हो कि उनको कुछ आगे हम बढ़ा सकें।
और ये प्रत्येक घर में ये समस्या है। दूर करने के लिए क्या करना? यही जो लोग हैं वो बताते हैं कि इसके कारण 3 है, बहुत सामान्य, बहुत सर्वव्यापी। एक, आजकल के लड़के लड़कियों जैसा और लड़कियां लड़कों जैसा व्यवहार करती है। मानसिकता भी वैसी है, सोच भी वैसी है, बॉडी लैंग्वेज भी वैसी है, एक्टिविटीज भी वैसी है। क्यों नहीं कर सकते हम? दोनों कहते हैं फेयर एंड लवली ओनली फॉर मैन। ये क्या बता रहा है? हम भी श्रृंगार करेंगे, हम भी फैशन करेंगे, हम भी कॉस्मेटिक्स का उपयोग करेंगे, फ्लोरल डिजाइन के कपड़े हम भी। बात बहुत सामान्य है, परंतु स्त्री के स्त्रीत्व का क्षरण होता है, पुरुष के पुरुषत्व का क्षरण होता है। पुरुष स्त्री नहीं बन जाता, स्त्री पुरुष भी नहीं बन जाती, लेकिन दोनों का जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व का गुण है वो कम हो जाता है और उसका परिणाम आने वाली पीढ़ी के रूप में संपूर्ण समाज को भुगतना पड़ता है। केवल ये व्यक्तिगत खामियाजा नहीं है, पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ऐसी दुर्बल शारीरिक मानसिक स्थिति वाली प्रजा समर्थ कैसे बन सकती है? समर्थ बनना है तो समर्थ बच्चों को जन्म देना चाहिए, समर्थ माता पिता इसके लिए होने चाहिए। सीरियसली एंड सिंसियरली हमारे युवक युवतियों को अच्छा पुरुष और अच्छी स्त्री, अच्छा पति और अच्छी पत्नी, अच्छा पिता और अच्छी माता, अच्छा गृहस्थ और अच्छी गृहिणी बनाने की शिक्षा देनी चाहिए। चाहे वो औपचारिक शिक्षा के भाग स्वरूप हो, चाहे सामाजिक प्रयास जितने भी चल रहे हैं उनके भाग स्वरूप हो, लेकिन हमने लड़के और लड़कियों को स्त्री और पुरुष ही नहीं बनाया तो आगे वाली पीढ़ी कैसी बनेगी, इसकी हम भीषण कल्पना कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सामाजिक राष्ट्रीय नुकसान है। ऐसे बच्चों को संस्कार के नाम पर माता पिता के चरण स्पर्श करो, हमेशा ईमानदारी से काम करो, हमेशा महापुरुषों के नाम रटो। ऐसा करने से वो समर्थ नहीं हो जाते। ये तो बहुत सामान्य बात है और वो भी हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि परीक्षा में पूछते हैं कि कौन है महापुरुष और कौन है ये, वो लिख डालता है। उसका मतलब केवल नंबर से है, उसका मतलब शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह या भगत सिंह के साथ नहीं होता है, उसका मतलब नंबर से होता है। तो ये बहुत ही सीरियसली करना चाहिए। दूसरी बात है, हमको एक व्यक्ति को समाज ओरिएंटेड बनाना चाहिए, परिवार ओरिएंटेड बनाना चाहिए। मैंने आज ऐसा है कि बालक के लिए तो परिवार है, परंतु परिवार के लिए बालक है कि नहीं? बालक के लिए समाज है, परंतु समाज के लिए बालक है कि नहीं? पर बालक के लिए तो देश है, लेकिन देश के लिए बालक है कि नहीं? हमारी जो वैचारिक परंपरा रही है उसमें किसी भी व्यक्ति के किसी भी कार्य के 2 आयाम होते हैं, एक अपने लिए, एक समाज के लिए। माने दूसरे का विचार किए बिना अपना विचार कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी ड्यूअल, एक सिक्के के 2 पहलू की तरह हमेशा विचार किया जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था में सारे के सारे व्यवसाय 2 पहलू लिए हुए हैं, एक करने वाले का अर्थार्जन और दूसरा उपभोक्ता का उसमें कितनी आवश्यकता पूर्ण हो रही है। तो मोची का व्यवसाय तभी शुरू हुआ जब लोगों को जूते चाहिए थे, दर्जी का व्यवसाय तभी शुरू हुआ जब लोगों को कपड़े चाहिए थे। कृषक तो लोगों के लिए ही अनाज पैदा करता है, स्वयं के लिए नहीं। तो अर्थव्यवस्था समाज ओरिएंटेड, संस्कृति ओरिएंटेड
राष्ट्र ओरिएंटेड जब तक नहीं होती और व्यक्ति ओरिएंटेड जब तक रहती है, तब तक कोई भी देश समृद्ध, रियल समृद्ध और सुसंस्कृत नहीं हो सकता। श्रेष्ठ समाज के 2 लक्षण हैं। एक, वह समृद्ध होता है, दरिद्र नहीं होता, और दूसरा सुसंस्कृत होता है। संस्कृति के बिना समृद्धि आसुरी हो जाती है और समृद्धि के बिना संस्कृति की रक्षा ही नहीं हो सकती। बुभुक्षितः किं न करोति पापम, भूखा आदमी जो कुछ भी करता है वो पाप नहीं है, अपराध नहीं है। तो सुसंस्कृत संस्कृति से समृद्धि चिरकालीन टिकती है, नहीं तो विनाशी विनाशी। और बिना समृद्धि के संस्कृति की रक्षा ही नहीं हो सकती। परिवार में बालकों की मानसिकता इस प्रकार से निर्माण करना, ये बालक का तो भला है ही, साथ में समाज का और राष्ट्र का भी भला है। अगर राष्ट्र के भले के बारे में नहीं सोचा और केवल बालक के भले के विषय में सोचा तो न राष्ट्र का भला होता है न बालक का भला होता है। इसलिए शिशु संगोपन, बाल संगोपन, इसके आयामों के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए कि उसकी मानसिकता कैसे विकसित करना, उसके कौशल कैसे बढ़ाना, उसका दृष्टिकोण कैसे निर्माण करना। ये हमारे आर्य चाणक्य ने, माता पिता ने बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए बहुत ही सीधे साधे परंतु बहुत ही उपयोगी ऐसे सूत्र दिए हैं। आर्य चाणक्य कहते हैं, लालयेत् पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत्। एक पीढ़ी की बालकों की घर में शिक्षा, इसके ये सूत्र हैं। 5 वर्ष का होने तक लाड करो। एक कुम्हार जब मिट्टी से घड़ा बनाता है तो मिट्टी का कीड़ा चाक पर चढ़ाता है, चाक घुमाता है और अपने हाथ से उसको आकार देता है। उस समय थपेड़े नहीं मारता, कठोर व्यवहार नहीं करता, परंतु जैसा चाहिए वैसा ही आकार देता है। घड़े को चाहिए ऐसा आकार नहीं होता, कुम्हार को चाहिए वैसा ही आकार देता है, परंतु व्यवहार उसका कोमलता का ही होता है। अगर कठोरता बरतने गया तो घड़ा भी नहीं बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। ये 5 वर्ष के आयु तक बालकों का संगोपन कैसे करना, इसका सूत्र है। आज बच्चों का लालन करना माता पिता को नहीं आता। बचपन से ही कहना नहीं मानते, ताने देते हैं। ताने देना, मारना होता है और झूठे लाड करना, इसको लाड नहीं कहते। जो चाहिए वो देना, वो भी लाड नहीं है। हमें जो करना है वही करना, लेकिन उसको लाड के स्वरूप में करना। दिस इज ग्रेट स्किल, ये बहुत कुशलता का मामला है। तो ऐसा लाड कैसे किया जाता है वो भावी माताओं को सिखाना पड़ेगा। माता बनना क्या होता है और उसके लाड करके भी हमारे मन में उसकी जो कल्पना है या उसका जो सामर्थ्य है वो कैसे आएगा। ये लालयेत् पंचवर्षाणि, अभी तो इतना समय नहीं है, नहीं तो ये विषय भी बहुत बढ़ सकता है, परंतु यह सूत्र है। 10 वर्षाणि ताडयेत्, आगे के 10 वर्ष संयम सिखाना। ताड़न करना माने हाथ से मारना नहीं होता, ताड़न करना माने अनुशासन सिखाना, संयम सिखाना, नियम पालन सिखाना, आज्ञा पालन सिखाना, परिश्रम करना सिखाना, अपना सारा व्यवहार ठीक करना सिखाना। ये 10 वर्ष तक उसको ताड़न के माध्यम से सिखाना चाहिए। जिनको करोड़पति बाप के बेटे को भी अभाव में रहना सिखाना, ये 10 वर्ष में होना चाहिए। जो मुंह में आया, जो सामने आया वो मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा सिखाना। ये 10 वर्षाणि ताडयेत्। कुम्हार
चाक पर से जब घड़े को उतारता है तो उसके बाद वह छाया में नहीं सुखाता घड़े को, भट्टी में ही डालता है। अगर भट्टी में नहीं डाला और कुम्हार को दया आ गई कि अरे बेचारा अभी मई मास में कहाँ धूप में रखेंगे, कहाँ भट्टी में डालेंगे, छाया में ही इसको सुखाओ, तो वो घड़ा सूख जाता है लेकिन कच्चा रह जाता है। कहीं रंग कर अलमारी में रख दो प्रदर्शन के लिए, लेकिन पानी भरने के काम में तो नहीं आता। हमारे बच्चे ऐसे प्रदर्शन में रखने जैसे ही हो रहे हैं। तकला दू, उसको कहते हैं तकला दू, ऐसा करो तो फूट जाएंगे, डांट दो तो डिप्रेशन हो जाएगा, और भी मार्क कम क्यों आए तो सुसाइड करेंगे। ये क्या, ये तकला दू बच्चे हैं। तो ताड़न आज आता है, लालन भी नहीं आता, ताड़न भी नहीं आता। कुछ भी ताड़न करेंगे या बिल्कुल ही ताड़न नहीं करेंगे तो ये बाल संगोपन नहीं है। 10 वर्षाणि ताड़येत्। हमारे एक अधिकारी ये संयम की बात कहते थे, तो बहुत सीधे सादी 4 बातें बताते थे। जिनके घर में भी 7 वर्ष के, 10 वर्ष के, 12-14 वर्ष के बच्चे हैं, पहली बात स्वाद संयम। घर में जो बना है पेट भर के खाओ, अच्छे मन से खाओ, नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना करके आधे घंटे में फिर भूख लगी तो मैगी ही दो तभी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, नहीं चलेगा। जो बना है वो पेट भर के अच्छे मन से खाओ। स्वाद संयम आज भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिसने स्वाद को जीता वो बहुत सारी बातें जीत सकता है, इतना इसका महत्व है। दूसरा सिखाने की आवश्यकता है अर्थ संयम। पैसे का कोई हिसाब ही नहीं, हिसाब करना भी आता नहीं। हमारे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले पैसे वाले माँ बाप के करके खेल में पेंसिल छील डालते हैं, आधी पेंसिल खत्म। क्यों? पेंसिल का पैसा होता है। इनको रब आउट करने के लिए सेंटेड रबर चाहिए। क्यों? सेंट का और गुलाबी रंग का रब आउट करने के साथ क्या संबंध है? एक वर्ष भर में पानी की बोतल, टिफिन बॉक्स, बस्ता, शूज कितने चाहिए? और माँ बाप क्या कहते हैं? अरे इकलौता तो है, इसके लिए कमाते हैं। हम इसके लिए कमाते हैं, लेकिन इसको तो कमाने की अकल ही नहीं आएगी। जो इस प्रकार से पैसे खर्च करता है उसको भावी जीवन में पैसे की हाय हाय कभी खत्म नहीं होती। 5,000 तो ठीक, 50,000 मिले तो भी पूरे नहीं पड़ते, 5 लाख की मिले तो भी पूरे नहीं पड़ते, क्योंकि आदत उनको ऐसी पड़ी है माँ बाप का देखते देखते, और माँ बाप ने जैसा व्यवहार उनके साथ किया है, इससे जो कमाते हैं उससे ज्यादा बजट बनाओ, हमेशा ज्यादा बजट बनाओ, और फिर लोन की व्यवस्था कहाँ से होती है वो देखो और EMI भरते रहो। ये जीवन नहीं है, ये सुसंस्कृत जीवन नहीं है। हमारे मनीषियों ने कहा चादर एकली सोड़तानी, जितनी पछेरी मने जितना पागरण होता है उतना ही तजवीज से रहो। तो 5,000 में भी जो अच्छा घर चलाती है वो अच्छी गृहिणी है। 5,000 में भी गरीब नहीं दिखने देती घर को, वो अच्छी गृहिणी है। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। इंजीनियर होने से ये नहीं आता, डॉक्टर होने से ये नहीं आता, या हमेशा हर एक्टिविटी में फर्स्ट प्राइज विनर को भी ये नहीं आता। इसके लिए परिवार में शिक्षा होनी चाहिए। ये माता से सीखा जाता है, पिता से सीखा जाता है। आज हमें जो करने की आवश्यकता है वो हर एक को घर में रहने के लिए ज़्यादा समय देने की जरूरत है। साथ में रहकर ही सीखा जाता है। हमको भी ऐसी आदत पड़ गई है, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए संस्कार वर्ग में भेजो। संस्कार वर्ग में समथिंग आउटसाइड होम, माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा बनाना है तो
जो भी संस्कार वर्ग, साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता यही चाहिए, तो फिर माता पिता काहे के लिए हैं? तो माता पिता और बच्चों को घर में साथ में रहने के लिए ज़्यादा समय चाहिए। 4 पैसे कम कमाए तो चलेगा, और 2 एक्टिविटीज में भाग नहीं लिया तो भी चलेगा, और परीक्षा में 10 नंबर कम आए तो भी चलेगा, नंबर खाए नहीं जाते। और शील्ड अलमारी में ही रहते हैं सारे, और कमाया हुआ पैसा भी ये जिनको लायक नहीं बनाया, ऐसे बच्चों के लिए कोई काम में नहीं आते। ये तो बहुत व्यावहारिक चीज को कहते हैं कि समझदारी है। इसलिए नंबर से भी ज़्यादा, पैसे से भी ज़्यादा बाल संगोपन है, ये माता पिता को भी समझने की आवश्यकता है। मैं इस विषय को बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि समय की सीमा है, परंतु जितने भी हमारे सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक संगठन हैं, उन सभी ने परिवार को किस प्रकार से हम संस्कृति और संस्कार का केंद्र बनाएंगे और उसमें आगे की पीढ़ी को सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे तैयार करेंगे। ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं आया तो चलेगा, संस्कृत के श्लोक भी नहीं आए तो चलेंगे, और इंजीनियरिंग स्किल्स और मेडिकल साइंस और नहीं आया तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। ऐसी प्रायोरिटी समझकर ये अपनी आने वाली पीढ़ी को घर के लोग कैसे बनाना, मैं घर का सदस्य हूँ, ये कैसे बनाना। मेरी एक पहचान व्यक्तिगत होती है, लेकिन दूसरी पहचान पारिवारिक होती है। मैं स्त्री हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बुद्धिमती हूँ, ये तो मेरी व्यक्तिगत पहचान है, परंतु मैं किसी की माता हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की भाभी हूँ, किसी की भौजाई हूँ, ये भी तो परिचय है, और उसके अनुसार मेरी भूमिका भी है। ये भूमिकाएं जब व्यक्ति सीखता है तभी जाकर परिवार ठीक होता है। परिवार बालक के लिए ऐसा ओरिएंटेशन लेकर बाल संस्कार के लिए कुछ भी किया तो देश का भला नहीं होगा, बालक परिवार के लिए है। इसलिए हमारा परिप्रेक्ष्य जो है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, समथिंग टू फॉल बैक अपॉन जो है वह राष्ट्र है, राष्ट्रीयता है, हमारी संस्कृति है, हमारा समाज है, और हम सब सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी उसके लिए है, व्यक्ति के नाते भी उसके लिए है, और रेसिपिएंट के नाते भी उसके लिए भी होना चाहिए। हमारी शिक्षा का, हमारे सामाजिक कार्य का, हमारे परिवार का ओरिएंटेशन इस प्रकार से बदलना ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए शिशु संगोपन या बाल संगोपन को भी हम ज़्यादा ठोस बनाकर और छोटी छोटी बातों की चिंता करने के स्थान पर इस बड़े परिप्रेक्ष्य का विचार करके फिर यदि डिवाइस करेंगे तो एक वाक्य में कहना है तो पूरी एक पीढ़ी की सांस्कृतिक शिक्षा घर में होती है, और ये शिक्षा देने वाले माता पिता होते हैं। और इसलिए हमारे युवक युवतियों को पहले स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी, माता और पिता, गृहस्थ और गृहिणी बनाने के लिए औपचारिक, अनौपचारिक, शास्त्रीय या लौकिक किसी भी प्रकार की या सर्व प्रकार की शिक्षा की रचना हम लोगों को करनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये विषय बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि यहाँ बैठे हुए सब लोग इस बात पर विचार करेंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी, इसलिए सबका धन्यवाद करते हुए मेरी बात यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अभी 10 मिनट 7 बीत रहे, अगर 10 मिनट के अंदर अपना स्थान तुरंत